हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। थोड़ा सा लाइट कम है आज क्योंकि आंधी बहुत आई है, लाइट नहीं आ रही है। तो आज हम क्लास कम लाइट में करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। वो सारी जो चीजें पढ़ी थी वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही थी, वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही थी, सॉल्यूशन का नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, सबके नेचर पे डिपेंड कर रही थी। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट, ये पार्टिकल है, पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसके? सॉल्यूट के, उन पे डिपेंड करेगी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और किस पे नहीं डिपेंड करेगी? डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब नेचर कैसा है सॉल्यूट का, उस पे पोलर, नॉन पोलर, इन सब पे नहीं डिपेंड करेगी। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे किस में? सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के, उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे वो क्या है? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? बेसिकली इसमें कितनी है? 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग देखने को मिलेगी, मतलब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर एक तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या ऑफ लिख देते हैं, ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड जो है, सेकेंड जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, मतलब हमने सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिक्स किया, जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो जब ये पूरा प्रोसेस हो गया उसके बाद हमने देखा जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें सॉल्यूट मिक्स होने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, एलिवेशन मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, ये भी ध्यान रखना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है हमारा, और जिसमें सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल जो वेपर के फॉर्म में नहीं बन सकते, और सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल इन नेचर। ये ध्यान रखना, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तभी हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूट एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, थर्ड जो यहां हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? वो हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, जो वेपर बन सकता है। ठीक है, ये वेपर नहीं बनेगा, ये बन सकता है। जब हम ऐसा ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में था वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टर्न पे भी हमने समझा था कि डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा उससे जो हाँ, सॉल्यूशन बनने के बाद हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। फिर हमने ये देखा था कि जो
जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब अगर ऐसा करना चाहे कि हमें अपने यहाँ पे क्या है, आलू है, इनको बॉईल करना चाहते हैं। अब आलू को बॉईल करने के लिए हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में कुछ NaCl या नमक डाल दिया। ठीक है, अब इसको हीट देना शुरू किया। ये क्या है, खुला बर्तन है। जब खुला बर्तन है तो हमने नमक मिक्स किया। नमक मिक्स करने के बाद क्या होगा, जैसे हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता था, तो नमक मिलने के बाद वो हो सकता है 104 या 105 डिग्री सेल्सियस पे हीट करे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हीट लगेगी, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, वो इनको बॉईल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर कुकर लेते हैं, प्रेशर कुकर लिया हम लोगों ने, प्रेशर कुकर लिया ऐसे, और प्रेशर कुकर में जब हमने कोई सिस्टम मतलब हमने आलू अपने बॉईल करने, सब जगह आलू बॉईल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पानी रखा, अगर इसमें नमक नहीं भी डालेंगे तो भी प्रेशर के कारण हमारे आलू जो है वो जल्दी बॉईल कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हीट देते जा रहे, प्रेशर बढ़ता जा रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रेशर वाटर का एक्चुअल में होना चाहिए उससे कम हो जाता है। ठीक है, वेपर्स तो बनते हैं बहुत सारे और बहुत सारा प्रेशर वहां बन जाता है, उसकी वजह से आलू पक जाते हैं। लेकिन जब हम इसमें ओपन सिस्टम में बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर टर्म इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे जो टर्म इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब यही नमक का पानी हम क्या करते हैं, यही नमक का पानी जब हम कुल्फी खरीदते हैं, जो वेंडर्स हैं स्ट्रीट पे, जो वेंडर्स हैं उनकी कुल्फी खरीदते हैं, तो या फिर एक वो आती है ऐसे करके, पेप्सिको या फिर नहीं कुछ कहते हैं उसको, छोटी सी स्टिक जैसी होती है, उसमें आइज होती, कलर्ड आइस। ठीक है, वो छोटे बच्चे पीते हैं, खाते हैं, या फिर जो भी आइसक्रीम जैसा होता है। ठीक है, या तो कलर्ड वाली वो पेप्सिको, या फिर जो भी इसका नाम हो वो, या फिर क्या करते हैं, एक बॉक्स रखते हैं, थर्मल बॉक्स रखते हैं, जिस ऐसा होता है। ठीक है, जो दो लेयर्स के बीच में टेम्परेचर होता है, वो गैप होता है, टेम्परेचर गैप बनाते हैं एक तरह से। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऐसा चैम्बर जैसा बनाते हैं, इसके अंदर क्या रखते हैं, बर्फ रखते हैं, बर्फ रखते हैं, और बर्फ के बीच में क्या, हमारी कुल्फी पड़ी रहती है। तो इस बर्फ में क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ऐड करते हैं तो जो हमारी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलनी चाहिए, उसकी जगह वो -2 -4 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगती है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे सॉल्वेंट में हमने सॉल्ट मिक्स किया, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर, सॉरी, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो कर गया, जिसकी वजह से ज्यादा देर, मतलब वो अपने एटमॉस्फेयर से मेंटेन। अब यहाँ पे 0 डिग्री पे उसको हीट मतलब 0 डिग्री पे मेल्ट करना था, लेकिन देखा कि आसपास के लोग मेल्ट ही नहीं हुए, तो मतलब 0 डिग्री पे देखेगा ना अपने आसपास का टेम्परेचर, और वो जब मेल्ट नहीं हुआ है तो अपने आप को और कम कर लेगा, अपना टेम्परेचर और कम कर लेगा, जिससे वो फ्रीज बना रहे। ठीक है, तो जब हम ऐसे वेंडर से या फिर ऐसी जो स्टिक आती हैं आइसक्रीम की बनी हुई, वो पीते हैं, तो हमें उनके जो टेस्ट होता है, हल्का सा नमक लगता है, वो इसीलिए कि उनका वेपर, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह से प्रेशर देके हम लोगों ने उसका सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही कुछ ना कुछ हम चेंज करके ये सारा सिस्टम बना रहे हैं। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब ये पहली हेडिंग हम पढ़ लेते हैं, और
मुश्किल से 2 क्लास लगेंगी या 3, इससे ज्यादा नहीं लगेंगी। सारी इस चैप्टर की सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हम लोगों ने साथ में कराए हैं, और जो क्वेश्चन है वो हम इसी के साथ ही कराएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे ऐसा हुआ कि हमने 2-3 क्लास ली, क्वेश्चंस की 1-2 बच गए या फिर ऐसा हुआ, तो बीच में क्लासेस रहेंगी न्यूमेरिकल की, और सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। कोई भी मतलब क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। इसको नोट कर लिया? नोट कर लिया है तो फिर हम रब करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं, वेपर प्रेशर का लोअरिंग देखते हैं। अब हमें ये पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें हमें ये भी पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर सॉल्वेंट अगर इम्प्योर फॉर्म में हो, ठीक है। तो रॉल्स लॉ ने फिर से एक कहा, या फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो Rolls according to his law, lowering of vapor pressure depends only on concentration of solute particle. उन्होंने ये कह दिया कि जो lowering vapor pressure है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोअरिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर में, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो कम होगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। हमें जो पता करना है वो चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू जो पी नॉट है हमारा, पी नॉट क्या है हमारा, पी नॉट है हमारा प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का हमने P1 मान लिया, ठीक है। और साथ में हमने P1 माइनस कर दिया। अब P1 क्या है, P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो वो क्या था P1 नॉट x, ठीक है। ये अब ये क्या है, प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, P1 नॉट तो ऐसे ही रखेंगे, P1 की वैल्यू रखेंगे। P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 नॉट x1, ठीक है। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हम लोग लास्ट टर्न पे भी पढ़ चुके हैं, जो पहले से शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी होगा ये। और जो फर्स्ट टाइम आज क्लास देख रहे हैं तो प्लीज आप पहले का देख ले, आप देख ले, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले का आप देखेंगे, पहले की क्लासेस देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे P1 नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने P1 नॉट कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आया 1 माइनस x1, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये किसका ले लिया हम लोगों ने, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, दो ही सिस्टम में हमारे दो ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन बराबर 1 होगा, ठीक है। अब हम यहां से ये लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, ये हम लिख सकते हैं। तो हम जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो अब बन जाएगी P1 नॉट x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो इक्वेशन बनी वो हमारी क्या बनी, ये बन गई ऐसे, डेल्टा P अपॉन, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2, ये हमारी इक्वेशन बन गई। P क्या है, जो चेंज इन मोल फ्रैक्शन है, इसको 1 P1 भी नाम दे देते हैं। जो सॉरी वेपर प्रेशर जो चेंज आया है वेपर प्रेशर का सॉल्यूट सॉल्वेंट में, वो देखा है हम लोगों ने, तो इसको P1 नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेल्टा P1, डेल्टा को चेंज भी बोलते हैं,
अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये पूरा टर्म, प्रेशर का पूरा टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही जो है, ये जो टर्म है, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P1। P1 क्या है? चेंज इन मोल फ्रैक्शन। इसकी जगह हम ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं, हम इसकी जगह हम ये वाला टर्म यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये जो टर्म है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, इसी को क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसका प्रेशर है? सॉल्वेंट का। उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग देखने को मिली है, और यही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, उसमें वाटर लिया, वाटर के साथ हमने ऐसा कुछ लिया जो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे पहले जब हमारे पास केवल वाटर था, तो वाटर क्या था? वोलेटाइल इन नेचर, उसके वेपर्स यहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, जब हमने सिस्टम को हीट देनी शुरू करी, या फिर हीट, हाँ हीट तो दे ही रहे, ठीक है, हीट देनी शुरू करी, और इस सिस्टम में क्या हुआ कि वाटर के साथ कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो नॉन वोलेटाइल इन नेचर थे। ठीक है, जितने ब्लू वाले हैं ऑन द सरफेस, वो कैसे हैं? वाटर के पार्टिकल है। अब वाटर के पार्टिकल तो वेपराइज हो जाएंगे, वोलेटाइल है, लेकिन जो ये जो दूसरा सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, वो क्या कर रहे हैं? एक तरह से रोक रहे हैं, या फिर जो सरफेस पे ही हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वही वेपर्स बना रहे हैं। ठीक है, और जब वो हट जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे पार्टिकल्स लेंगे, तो उसमें कुछ वाटर के होंगे, कुछ सॉल्यूट के होंगे। सॉल्यूट हमारा वेपर बना नहीं रहा, तो जितना प्रेशर यहाँ था, उससे कम प्रेशर हमको यहाँ देखने को मिलेगा। जब ये वाला कम प्रेशर देखने को मिलेगा, तो वो उस प्रेशर का नाम हमने डेल्टा P1 रख दिया, जितना प्योर फॉर्म में प्रेशर था माइनस जो हमने यहाँ पे प्रेशर देखा वो। ठीक है, तो यहां से यहां जो चेंज हुआ, ये P0 प्रेशर है और ये P1 प्रेशर है, P1 नॉट, ये P1 प्रेशर। तो ये किसका प्रेशर देख रहे हैं? ये हमारे सॉल्वेंट का प्रेशर देख रहे हैं, सॉल्वेंट का प्रेशर दे रहा है। और जो चेंज हो रहा है वेपर प्रेशर में ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन फॉर्मेशन, वो चेंज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। ठीक है, या फिर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। तो ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x2 की जगह हम N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। ठीक है, यह था हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्म। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसमें N1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है N2 से, N1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है N2 से, कहने का मतलब अगर हमने 0.0002 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लिए और 1 लीटर हमने क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया, तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो X2 यहाँ पे हमारा N2 अपॉन
N1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, 1000 के आसपास का डिफरेंस हो, 10,000 के आसपास का डिफरेंस हो, तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, 1 लीटर में 2 पार्टिकल्स हो, उससे क्या हो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर हमने 1 लीटर में 0.02 नहीं लिखा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम इसको x2 को N2 अपॉन N1 लिख लेंगे, और यहीं पे N2 अपॉन N1 कैसा होगा? N2 अपॉन N1 क्या होगा? नंबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये डिनोमिनेटर इसका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलेगा। इसको हम एक बार साफ करके लिख लेते हैं कि जो मॉडिफाइड फॉर्म होगा इस इक्वेशन को, तो यही हमारी फाइनल इक्वेशन है, और इस फाइनल इक्वेशन को हम कभी कभी चेंज करके भी लिखते हैं। ठीक है, कब चेंज करके लिखेंगे? जब सॉल्वेंट बहुत मात्रा में होगा और सॉल्यूट जो है कम मात्रा में होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर x2। ठीक है, वैसे हम जनरली क्या लिखते हैं? N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। 2 जिसके लिए इस्तेमाल हो गया वो सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट के लिए। अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर हमारे N1 की बहुत ज्यादा है वैल्यू, बहुत ज्यादा है N1 की वैल्यू, तो हम N2 नहीं लेंगे, तो N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में इसको क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऊपर मल्टीप्लाई में, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम इसके बराबर भी देखने को मिलेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा ये था। इसमें क्या था? सिस्टम में हमने चेंज इन वेपर प्रेशर देखा, और चेंज इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। और जब हमने चेंज इन वेपर प्रेशर को प्योर वेपर प्रेशर से, सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया, तो उसको नाम दे दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डेल्टा P1 को P1 नॉट माइनस P1 लिख सकते हैं। और इस पूरे टर्म को हम मोल फ्रैक्शन में, अगर हमें मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकाल सकते हैं, अगर हमें मास गिवन है तो मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो ये जो इक्वेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए नोट करके, और ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, वो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल है। इसको नोट कर लिया है तो रब करते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो नेक्स्ट क्लास में होप सो सारे ही टॉपिक खत्म हो जाए। कुछ क्वेश्चन अगर होंगे 1-2 बीच में एग्जाम्पल टाइप के कुछ, तो वो फिर लास्ट क्लास में कर लेंगे। होप सो नोट कर लिया, इसको रब करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही, कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल ही अच्छे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर एट सर्टेन टेम्परेचर इज, हमारा प्योर बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। P1 नॉट, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 0.850। प्योर है तो नॉट लगा दिया, किसमें है? बार में है। नॉन वोलाटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म में नहीं बन सकता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयंस में भी ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि आयंस में अगर ब्रेक हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर हमने कोई
जैसे हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या किया था, पानी लिया था और एक सब्सटेंस बोला था एज अ सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है। लेकिन मैंने नमक इसलिए नहीं लिया क्योंकि NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर है, इलेक्ट्रोलिटिक। तो Na+ और Cl- में, तो यहाँ पे सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिक्स किया जाएगा यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे ये दो बन गए। ठीक है, सॉल्वेंट अपने आप में दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। जब सॉल्वेंट अपने सॉल्यूट अपने आप में दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा सॉल्यूट लिया गया है जो ना वेपराइज हो ना इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो। ठीक है, उसका मास है, कितना मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मास ऑफ एक तरह से सॉल्यूट, तो M2 लिख लेंगे, M2 इज इक्वल टू सॉल्यूट 0.5 ग्राम। ठीक है, when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है M1 39 ग्राम है। ठीक है, ग्राम बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज, अब जो वेपर प्रेशर बेंजीन का मिला है हमको वो क्या है, P1 इज इक्वल टू 0.845 बार। अब जो पहले प्योर फॉर्म में था वो क्या था, P1 नॉट था, ये P1 नॉट था हमारे सॉल्वेंट का, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था, और ये क्या है हमारे सॉल्वेंट का सॉल्यूट मिक्स होने के बाद वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये P1 हो गया। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पता करना है सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस जो क्या है हमारा सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मास तो पता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन हम निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एक मिनट, बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, इसको करते हैं, क्या क्या गिवन है वो हमने लिख लिया है, और हमें क्या चाहिए, मोलर मास ही चाहिए, सॉरी मोल फ्रैक्शन लिख दिया मैंने। व्हाट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, हमें मोलर मास ही चाहिए, तो हमें MM2 चाहिए। अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला लिखा था उसी से हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में फॉर्मूला क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2, यही था हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला। हमें X2 गिवन नहीं है, हमें X2 की जगह क्या गिवन है, हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन N1 प्लस N2, हमें यहाँ पे N1 N2 भी नहीं गिवन है, तो हम क्या लेंगे, और यहाँ पे M1 बहुत ज्यादा है, M1 बहुत ज्यादा है, M1 की अमाउंट ज्यादा है पॉइंट, तो यहाँ पे हम N2 हटा देंगे, यहाँ पे तो N2 होगा, सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, ये अब ऐसा हो जाएगा, जब ये ऐसा हो गया तो हमने देखा मास ऑफ solute upon molar mass of solute into molar mass of solvent upon mass of solvent, ये हो जाएगा। तो P1 माइनस P1 नॉट माइनस P1 ये कितना है 0.850, और ये कितना है 0.45, तो ये कितना पड़ेगा 0.005, कितना बचेगा, ठीक है, अपॉन 0.850, ये हमने माइनस करके लिख लिया, ये प्योर फॉर्म का लिख लिया। M2 कितना है 0.5 ग्राम, मोलर मास इसका हमें फाइंड आउट करना है। MM1 कितना है, बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 78 हो जाएगा, तो 78 डिवाइडेड बाय 39। अब इसमें हमें सारी चीजें गिवन है, हमको केवल वैल्यू बतानी है। ठीक है, MM2 की या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की या सॉलिड सब्सटेंस की। तो ये जब हम पूरा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम है। ठीक है,
यहाँ से ये हटाएंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, तो 5/850। इसकी जगह हम mm2 इधर कर दें, ये इधर ले आएंगे mm2। अब 0.5 से ये हटा देंगे, तो 5/10 हो गया, इनटू ये ऊपर चला जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ आ गया, इनटू 2 ये है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 170 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला सीधे सीधे रख लेना और चीजें समझ लेनी। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला गया है वो भी आपने समझ लिया है। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, और लाइट नहीं है इसकी वजह से वैसे तो 10-15 मिनट और क्लास हो जाती, तो उसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और कुछ भी नया पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।